नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी। राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज की एंट्री के बाद बिहार की सियासत में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जन सुराज के राजनीतिक भविष्य का आकलन किया जाने लगा है। इसके एंट्री से सियासत में नफा नुकसान का विश्लेषण किया जाने लगा है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जन सुराज का सियासी भविष्य क्या होगा। हम बताने की कोशिश करेंगे कि जन सुराज की एंट्री से एनडीए और महागठबंधन दलों के सियासी सेहत पर कितना फर्क पड़ेगा। जन सुराज से किसे नफा और किसे नुकसान होने वाला है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए और महागठबंधन के बीच जन सुराज कितना जगह बना पाएगी। जैसा कि जानते हैं, प्रशांत किशोर की पहचान एक रणनीतिकार के रूप में रही है। वे बीजेपी, जदयू, टीएमसी समेत कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। लेकिन अब पहला अवसर है जब गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर खुद जन सुराज नामक राजनीतिक दल के साथ राजनीतिक के तौर पर एंट्री ली है। देखें तो प्रशांत किशोर राजनीति के परंपरागत अवधारणा से अलग अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की है। शायद यही वजह रही कि मंच और रैली का तरीका बाकी दलों से अलग दिखा। मंच पर एक साथ 5,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई थी। रैली में आए लोग भी शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से शरीक हुए। प्रशांत किशोर ने पार्टी का जो संविधान साझा किया है, उसमें पार्टी के फैसले में नेता नहीं कार्यकर्ता केंद्रित बनाने का संकल्प लिया है। राइट टू रिकॉल की बात कही गई है। 2 साल में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने पर वापस बुलाने का प्रावधान रखा गया है। ऐसी कई बातें हैं जो बाकी पार्टियों से अलग दिखाने की कोशिश की गई है। प्रशांत किशोर ने जातीय बैरियर को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि जातीय आबादी के हिसाब से काबिलियत के आधार पर हिस्सेदारी का फॉर्मूला पार्टी में लागू करेंगे। प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को साधने की भरपूर कोशिश की है। जैसा कि जानते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी और उसी दिन पार्टी की घोषणा की गई। दूसरी ओर अनुसूचित जाति के मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जिसके जरिए बाबा साहेब के अनुयायियों को साधने की कोशिश की गई। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि जन सुराज के झंडे पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे। प्रशांत किशोर ने विकास के 5 सूत्र दिया है, जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार को एक बार फिर ज्ञान की भूमि बनाया जाएगा, पलायन बंद होगा और युवाओं को रोजगार मिलेंगे। 60 साल के ऊपर के हर महिला पुरुष को प्रत्येक माह 2,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, महिलाओं को सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की गई है। किसानों के लिए पेट भरने वाली नहीं, कमाने वाली खेती बनाने की बात कही गई है। देखें तो जन सुराज के 5 सूत्री घोषणाओं से बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला और किसान सभी को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। प्रशांत किशोर ने नारा दिया है, नई शिक्षा नीति आएगी और शराबबंदी जाएगी। इसके लिए प्लान भी साझा किया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि शराबबंदी से प्रत्येक साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस राशि से शिक्षा में बड़ा काम किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। इसकी भरपाई शराबबंदी खत्म होने के बाद 20 सालों में शराब से आने वाले टैक्स से पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो प्रशांत किशोर जन सुराज के जरिए बिहार में एक नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के नागरिकों के बीच एक उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में विकल्प बनना प्रशांत किशोर के लिए इतना भी आसान नहीं है। इसमें बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 1990 के बाद से विकल्प के रूप में तीसरा चेहरा बनने की कई दफा कवायदें हुई, कोशिशें हुई, लेकिन उसमें निराशा हाथ लगी है। देखें तो जन अधिकार पार्टी के जरिए राजेश रंजन और पप्पू यादव, हम सेकुलर के जरिए जीतन राम मांझी, रालोसपा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जरिए चिराग पासवान,
वीआईपी के जरिए मुकेश सहनी सरीखे कई नेताओं ने नए दलों के साथ बिहार की राजनीति में एंट्री लिए मौजूदा सियासी गठबंधनों के बीच विकल्प बनने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में, जबकि रालोसपा का जदयू में विलय हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। दरअसल 1990 के दशक से बिहार की राजनीति राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। 2005 के पहले तक लालू राबड़ी का शासनकाल रहा, जबकि 2005 के बाद से नीतीश कुमार का शासनकाल है। बीच के कुछ महीने के जीतन मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो 2005 से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के सियासी विकल्प के प्रयास नहीं हुए। जदयू के सहयोगी बीजेपी भी बिहार का नेतृत्व करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बीजेपी को डिप्टी सीएम तक संतोष करना पड़ा है। राजद भी तेजस्वी यादव के जरिए बिहार में पुनर्वापसी की खूब कोशिश की, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रही, लिहाजा डिप्टी सीएम तक संतोष करना पड़ा है। लेकिन सियासी पाला बदलने वाले नीतीश कुमार कम सीटें के बावजूद मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, जिन्हें कभी बीजेपी तो कभी राजद सहयोग करती रही है। दरअसल राजद और बीजेपी की अपनी अपनी मजबूरियां रही है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, जिसके चलते वह बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाती। राजद की मजबूरी रही है कि M22 समीकरण के अलावा और जातियां बड़ी तादाद में नहीं जुड़ पा रही, क्योंकि लालू राबड़ी शासन का भय दिखाकर नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाते रहे हैं। लिहाजा बीजेपी और राजद सहयोगी और विपक्षी दल से ऊपर नहीं उठ पा रही। बिहार की ऐसी स्थितियों की वजह जातीय ध्रुवीकरण और विकल्पहीनता रही है। कई दल आए, लेकिन वे जातीय ध्रुवीकरण से ऊपर नहीं उठ पाई। बीजेपी भी कोई बड़ा लकीर नहीं खींच पाई। तेजस्वी के लिए लालू राबड़ी का 15 सालों का शासन चुनौती बनी हुई है। ऐसे हालात में जनता के बीच नीतीश कुमार की ऐसी छवि बनी है, जिन्हें पाला बदलने के बाद भी लोग स्वीकारते रहे हैं। बिहार के ऐसे सियासी हालात में जन सुराज के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में जातियां सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर को जातीय बैरियर को तोड़कर एक पॉपुलर चेहरा के रूप में स्थापित करना बड़ी चुनौती है। चुनौतियों के बीच जन सुराज के लिए कुछ बातें हैं जो ऐसे सियासी हालात में जन सुराज को आगे ले जाता है। करीब 3.5 दशक से दो नेताओं का शासनकाल रहा है। तेजस्वी यादव के लिए लालू राबड़ी का शासनकाल नेतृत्व में बाधक बनकर आता रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सियासी पाला बदलने से लोगों में असंतोष का भाव पनप रहा है। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र जदयू को सियासी ढलान की ओर ले जा रहा है, जबकि केंद्र में जदयू के समर्थन की मजबूरियों की वजह से बीजेपी भी दावेदारी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जन सुराज के लिए रास्ते खुलते हैं, लेकिन ये रास्ते कितने खुलते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जनता का चॉइस भी अजीबोगरीब रही है। बातें तो विकास की करती रही है, लेकिन वोट जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर करती रही है। ऐसे हालात में आंकड़े की बात करना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि जन सुराज एक रास्ता जरूर बनाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर दोनों गठबंधन के विक्षुब्ध नेता जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। ऐसे नेताओं की स्थानीय स्तर पर एक सीमा भर पकड़ भी है। ऐसे में कई सीटों पर संघर्षपूर्ण लड़ाई में जन सुराज बाजी मार सकती है। जहां तक नफा और नुकसान का सवाल है, जन सुराज की एंट्री से सर्वाधिक नुकसान एनडीए का होने का आकलन किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि एनडीए के वोटर्स का रुख लचीला माना जाता रहा है, जैसा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखने को भी मिला, जबकि महागठबंधन का कम नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि महागठबंधन खासकर राजद के M22 यानी कि यादव और मुस्लिम वोटर्स का समीकरण काफी मजबूत माना जाता रहा है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यादव और मुस्लिम वोटर्स एकजुटता दिखाते रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर आबादी और काबिलियत के हिसाब से भागीदारी की बात करते रहे हैं, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स का केंद्र रहा बिहार में जन सुराज का यह फॉर्मूला कितना कारगर हो पाएगा, आने वाला चुनाव ही
तय करेगा। बहरहाल इतना तय है कि जन सुराज के एंट्री से एनडीए और महागठबंधन दलों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। धन्यवाद। आप सभी एक्सक्लूसिव पोस्ट के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए रिपोर्ट के साथ।